नमस्कार, मॉर्निंग प्राइम टाइम के सुपर हिट शो 9 बज गए में आपका स्वागत है। साथ आपके मैं हूं अर्पिता आर्या। देश दुनिया की अहम खबरों के साथ हम हाजिर हैं। मोरबी हादसे से लेकर दिल्ली की जहरीली हवा तक अगले 1 घंटे हर बड़ी खबर हम आपको दिखाएंगे, लेकिन हमेशा की तरह शुरुआत में बुलेटिन की कुछ झलकियां। मोरबी के मच्छू नदी में अभी भी चल रही जिंदगी की तलाश आपको दिखाएंगे। हादसे के करीब 38 घंटे के बाद क्या है ताजा हालात। यूपी के जालौन में टोल प्लाजा पर बवाल, जबरन बैरियर पार करने को लेकर महिला कार सवार और महिला टोल कर्मी में मारपीट। अमृतसर पेट्रोल पंप पर शूट आउट, सिक्योरिटी गार्ड की गोली से मारकर उसे लूटकर फरार। और आधे घंटे बाद 100 से 100 खबर। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है गुजरात से। मोरबी में पुल हादसे के बाद एहतियाती एक्शन शुरू हो गया है। द्वारिका में बने सुदामा केबल ब्रिज को बंद करने का आदेश जारी किया गया है। इससे पहले कल अहमदाबाद में हाल ही में शुरू हुए अटल ब्रिज को लेकर एक नया आदेश भी जारी किया गया। अटल ब्रिज पर एक साथ अब 3000 से ज्यादा लोगों की एंट्री को रोक दिया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल ब्रिज का उद्घाटन किया था। यहां कई बार एक साथ 4 से 5000 लोगों की भीड़ जुट जाती है और उसी को देखते हुए यह कदम बताया जा रहा है उठाया गया है। 3000 लोगों की एंट्री एक साथ इस ब्रिज पर थी, बंद किया गया है। इसी के साथ आपको बता दें, द्वारिका का सुदामा केबल ब्रिज, तो इस हादसे से सबक लेते हुए अब कदम उठाए जा रहे हैं अलग अलग जगहों पर। जो सबसे बड़ा सवाल था कि एक केबल ब्रिज पर क्षमता क्या होनी चाहिए, अब उसी को जांचा परखा जा रहा है और दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि किसी भी पुल पर एक क्षमता क्या है, उससे ज्यादा कोई भी उस पुल में एक वक्त पर सवार नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये जो हादसा मोरबी में हुआ, इसको लेकर भी कहा जा रहा है कि क्षमता से ज्यादा लोग इसमें सवार हो गए, जिसकी वजह से इसकी केबल की जो तार थी वो टूट गई। गोपी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ी हुई है। गोपी, फिलहाल क्या ताजा अपडेट है? बड़ा सवाल यहां एफआईआर को लेकर दर्ज होता हुआ नजर आ रहा है। यह कहा जा रहा है कि अभी तक इसमें कंपनी से जुड़े लोगों के नाम नहीं है। बिल्कुल, देखिए, कंपनी से जुड़े लोगों के नाम नहीं है, लेकिन 9 लोगों की इस मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है। ये 9 लोगों में जो दीपक करके एक शख्स है जो ओरेवा कंपनी का मैनेजर है, उसकी भी गिरफ्तारी हुई है। साथ ही इसके जो मेंटेनेंस कंपनी है, इस मेंटेनेंस कंपनी के भी लोगों की गिरफ्तारी इसमें की गई है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो टिकट देने वाले थे, जो टिकट मैनेजर थे, उन लोगों की भी गिरफ्तारी की गई है। तो कुल मिला के 9 लोगों की अब तक इस मामले में गिरफ्तारी की गई है। जो कंपनी ओरेवा कंपनी है, जिसके पास इसका मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट था, कल पुलिस को भी यही पूछा गया कि ओरेवा कंपनी के खिलाफ या उनके नाम पर क्यों एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। हालांकि पुलिस जो है, पुलिस का यह कहना है कि धीरे धीरे जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ता जाएगा, उस हिसाब से इस पूरे मामले में जो अक्यूज है उनके नाम इसमें शामिल किए जाएंगे, उन लोगों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। इस पूरे मामले में किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन पुलिस ने एक चीज बहुत ही सटीक कही, और वो चीज थी कि इसके जो स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं खामी थी, जिसके चलते ये हादसा हुआ है। ये अब तक का जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है, ये पुलिस भी कंफर्म कर रही है कि कहीं ना कहीं स्ट्रक्चरल डैमेज था, जिसके चलते ये हादसा हुआ। तो इतनी बड़ी लापरवाही क्यों बरती गई? एनओसी तक नहीं ली गई थी जो पालिका है वहां से। हालांकि पालिका भी इसके लिए इतनी ही जिम्मेदार है, क्योंकि 5 दिन से ब्रिज शुरू हो गया था, तो पालिका ने क्यों उनको रोका नहीं, ये भी एक सवाल है। तो अब आज प्रधानमंत्री यहाँ पे पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री शाम के वक्त पे यहाँ पे पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री का क्या कार्यक्रम रहने वाला है, आगे जरा गोपी आपसे जानेंगे। आप रहिए जरा साथ। मोरबी पुल हादसे में 134 लोगों की मौत के आखिरकार कसूरवार कौन है? आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोरबी पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम मोरबी पहुंचेंगे और शाम करीब 4 बजे मोरबी के सिविल अस्पताल में जख्मी लोगों से वो मुलाकात करेंगे। एसपी दफ्तर में वो कुछ पीड़ित परिवार से भी मुलाकात करेंगे। मोरबी को पीएम का इंतजार है, लेकिन पीएम के आने से पहले एक नया विवाद खड़ा हो गया है। पीएम के दौरे से ऐन पहले मोरबी के अस्पताल को सोमवार की रात चमकाया जाने लगा। बरसों से जो सुविधाएं नहीं थी वो सब जुटने लगी।
इस रंगाई पुताई पर अब सियासी सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार अस्पताल में लोगों को छोड़कर यहां रंगाई पुताई इन पर ध्यान क्यों दिया जा रहा है? क्या सिर्फ इसलिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच रहे हैं? एक 134 जिंदगियां ले लेने वाले इस हादसे पर तमाम सवाल उठ रहे हैं। गुजरात की बीजेपी सरकार को घेरा जा रहा है। कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी तक तीखे सवाल उठा रही है। और अब जब खुद पीएम नरेंद्र मोदी आज मोरबी जा रहे हैं, तो सियासत कुछ और तल्ख हो चली है, खासतौर पर इस रंग रोगन को लेकर जो मोरबी के सिविल अस्पताल में हो रही है। चौबीस घंटे पहले तक यहां घायलों की भीड़ से हालात खराब थे, लेकिन पीएम के दौरे के ऐलान के साथ ही यहां तेजी से हालात बदलने लगे। कहीं रंगाई पुताई होने लगी, तो कहीं नए वाटर कूलर रखे जाने लगे। अस्पताल का कोना कोना चमकाया जाने लगा। दर्जनों सफाई कर्मचारी एक साथ झाड़ू लेकर तैनात हो गए। जिस वार्ड में पीएम के आने की उम्मीद है, वहां आनन फानन में नए बेड लगा दिए गए। सिविल हॉस्पिटल मोरबी में इस वक्त हम उस वार्ड में हैं जहां पर मोरबी ब्रिज कोलैप्स के जो विक्टिम्स हैं, जो इंजर्ड लोग हैं, उन्हें रखा गया है। यहां पर कई तरह की चीज़ें बदली है क्योंकि कल प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं, ऐसा आरोप आम आदमी पार्टी कांग्रेस ने लगाया है। अगर फर्ज करें ये बेड की अगर आप बात करें तो ये बेड बदला गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि नया बेड जो है वो यहाँ पर लाकर लगाया गया है। तो जो नया बेड है उसकी प्लास्टिक वगैरह निकाली गई है, तो बेडिंग जो है ये चेंज की गई है हॉस्पिटल में। अच्छे बेड जो है वो इस वार्ड में लाके लगा दिए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं शायद प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पर आएंगे, उन लोगों से जो लोग हैं उनसे मुलाकात करने वाले हैं। उनसे जो वाटर कूलर महीनों से काम नहीं कर रहा था और जंग खा रहा था, उसकी जगह नया नवेला वाटर कूलर आ गया। उसके रखने का प्लेटफॉर्म बनने लगा। मोरबी के सिविल हॉस्पिटल में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पर मोरबी ब्रिज के हादसे के बाद जो लोग जख्मी हुए थे, जो मृतक थे, उन्हें लाया गया था। ये नया वाटर कूलर आप देख सकते हैं यहाँ पर है। पुराना वाटर कूलर वहाँ पर रखा हुआ है जो काम नहीं कर रहा था कई दिनों से। नया वाटर कूलर जो है आप देखेंगे वो लगा दिया गया है। इसके साथ ही साथ कई जगहों पर जो हॉस्पिटल में नई चीजें हैं, जैसे कि स्ट्रेचर्स लाए जा रहे हैं, टाइलिंग की जा रही है, साफ सफाई जो है, पेंटिंग जो है, उसका काम यहाँ पर आप होता हुआ दिखाई दे रहा है। अस्पताल में चमक दमक के साथ एक साथ कई सुविधाएं जुटने लगी, तो सियासी पार्टियों ने इस पर ऐतराज जताते हुए कहा कि ये सब पीएम को दिखाने के लिए हो रहा है। 27 साल से जो नहीं हुआ वो अब रातों रात हो रहा है। कल रात को इधर मृतदेह रखने के लिए जगह नहीं थी। एक बेड पे 3-3, 4-4 मृतदेह रख के सुला रहे थे सबको, और इधर उसके जितने भी रिलेटिव लोग जो बैठे हुए थे उसको बैठने की व्यवस्था नहीं थी। और कल जो भी मोदी जी आ रहे हैं, पीएम मोदी जी जो आ रहे हैं, उसके लिए ये हॉस्पिटल दुल्हन की जैसी सजाई जा रही है। आप देख रहे हो पूरी हॉस्पिटल को अभी मरम्मत चालू कर दिया है, कलर का काम चालू कर दिया है, और दूसरा अभी पीछे ब्लॉक का काम भी चालू कर दिया है, नया ब्लॉक डालने का काम चालू कर दिया है। और अंदर जो है बराबर है, अंदर पीने का पानी का व्यवस्था इतने साल में कभी नहीं बनाया था। अभी रातों रात सब फ्रिज वगैरह जो है, कूलर वगैरह सब चेंज कर दिया है। पुराना वाला साइड में कर दिया और नया वाला सब जगह पे रख दिया। कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी ने इस चमक दमक पर तीखे वार किए। कांग्रेस ने ट्वीट किया, पीएम मोदी की तस्वीर में कोई कमी न रहे, इसका इंतजाम हो रहा है। शर्म नहीं आती, इतने लोग मर गए और ये इवेंटबाजी में लगे हैं। आम आदमी पार्टी ने ऐतराज करते हुए ट्वीट किया, रातों रात रंग पुताई की जा रही है ताकि कल पीएम मोदी के फोटोशूट में घटिया बिल्डिंग की पोल न खुल जाए। पीएम के दौरे से ही सही, लेकिन अगर घायलों को कुछ राहत मिल जाती है तो ये बेहतर है। लेकिन सियासी सवाल भी उतने ही जायज हैं कि क्या सुविधाएं बढ़ाने के लिए किसी वीआईपी के दौरे का ही इंतजार करना पड़ेगा। मोरबी से मुस्तफा शेख के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। गोपी हमारे साथ मौजूद हैं, और गोपी, इस सब रिपोर्ट में जो हम आखिरी लाइन हमने कही कि क्या सुविधाएं बढ़ाने के लिए किसी वीआईपी को ही पहुंचना पड़ेगा तभी सरकारी अस्पतालों की तस्वीर बदलेगी। मोदी जी का प्रोग्राम बना तो रंगरोगन होने लगा, सफाई होने लगी, वाटर कूलर नया आ गया, बिस्तर आ गए, तो आखिरकार सवाल तो उठेंगे।
बिल्कुल अर्पिता, देखिए सवाल तो उठेंगे क्योंकि हम खुद कल सुबह सिविल अस्पताल में थे। वहां पे जिस तरीके से लोग थे और जिस हालात में वहां पे सिविल अस्पताल है वो काफी दयनीय था। लेकिन उसके बाद पूरा रातों रात रन रोगान होने लगा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के दौरे पर है, खास करके अहमदाबाद माफ कीजिएगा मोरबी में पहुंचेंगे और मोरबी में यहाँ पे प्रधानमंत्री का जो दौरा है वो अस्पताल भी जाने वाले हैं। वो उस झूलतो पुल जगह जहाँ पर है, जहाँ पे ब्रिज कोलैप्स हुआ है, वहां पे भी जाएंगे। साथ ही एसपी ऑफिस जो है वहां पे भी जाने वाले हैं। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री 3 जगह का दौरा करने वाले हैं। साथ ही जो पीड़ित परिवार हैं उनके लोगों को भी मिलने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जिस तरीके से संवेदना व्यक्त करने के लिए यहाँ पे पहुंच रहे थे, लेकिन जो लोकल प्रशासन है कहीं ना कहीं रंग रोगान करने में लगा हुआ है, कहीं ना कहीं उसे चमकाने में लगा हुआ है कि अस्पताल जो है वो उनका बुरा ना लगे। लेकिन सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि इतने लोग मर गए, अगर मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल होती तो शायद ना कोरोना में इतने लोग मरते, ना ही जो ये हादसा हुआ है उसमें इतने लोग मरते। मतलब कहीं ना कहीं एक पूरा जो सिस्टम है ये सिस्टम ही वीआईपी कल्चर की जैसा हम कह सकते हैं कि अगर वीआईपी आता है तभी जाके वो अच्छा बनता है। लेकिन सवाल ये है कि जो हादसा हुआ है, हादसे के जो गुनहगार है उनको सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से ये सारे कल 9 लोगों को जो इनको गिरफ्तार किया गया है, ये बहुत छोटी छोटी मछलियां हैं इस पूरे हादसे की। इस पूरे हादसे में कई बड़े लोग भी इन्वॉल्व है, तो उनके खिलाफ कार्यवाही होगी। जो पंचायत ने जिसके ने ये टेंडरिंग किया था, क्या वो इन्वॉल्व, उन लोगों की गिरफ्तारी होगी। वो फायर ऑफिसर जो ये कह के पल्ला झाड़ रहा है कि एनओसी नहीं ली गई थी, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है कि 5 दिन से ब्रिज शुरू हो गया है, एनओसी नहीं ली गई है, ब्रिज को बंद करवा दिया जाए, उसे सील कर दिया जाए। ये भी एक सवाल यहाँ पे खड़ा होता है। और साथ ही जो ओरेवा कंपनी है उसके खिलाफ भी पुलिस ने अभी तक कहीं पे भी एफआईआर में नाम नहीं डाला है। सवाल ये है कि क्यों, किसको बचाना चाहती है पुलिस, क्यों पुलिस प्रशासन जो है वो किसे बचाना चाहती है, क्यों उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं हो रही है, ये भी एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा हो रहा है। जिस पर आगे भी मैं आपसे देखिए बात करूंगी, लेकिन मोरबी हादसे को लेकर पुलिस और एसआईटी ने अब जांच तेज कर दी। आपको बताते हैं गैर इरादतन हत्या के मामले दर्ज करने के साथ ही अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इनमें 4 ओरेवा कंपनी के कर्मचारी हैं जिसके पास पुल की मरम्मत का काम था। अभी और भी गिरफ्तारियां इसमें हो सकती हैं। घड़ियां बनाने वाली एक कंपनी को 15 साल के लिए केबल ब्रिज की मरम्मत से लेकर रखरखाव का ठेका दिया गया। फिर 6 महीने तक रिपेयर के बाद बिना इजाजत के पुल को आनन फानन में खोल दिया गया। ठीक 5वें दिन ये पुल टूट जाता है। सवाल ये है कि 134 मौतों का जिम्मेदार कौन है और कब तक उनको इसकी सजा मिलेगी। जांच की दशा और दिशा क्या होगी। मोरबी हादसे में शुरुआती नजर में ही काफी लापरवाहियां नजर आती हैं। पहले आपको अब तक के एक्शन के बारे में बताते हैं। कुल 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनमें 4 ओरेवा के कर्मचारी हैं, 2 मैनेजर हैं जबकि 2 टिकट बुकिंग क्लर्क हैं। 2 रिपेयर का काम करने वाले ठेकेदार गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि बाकी 3 सुरक्षा कर्मी हैं। रखरखाव करने वाली कंपनी पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया है। इस बीच जिस एसआईटी का गठन किया गया है उसने भी लगातार मौके पर जाकर जांच की और सबूत जुटाए। पुलिस भी मान रही है कि कुछ तकनीकी और ढांचे से जुड़ी खामियों के साथ मेंटेनेंस में खामी की वजह से ये हादसा हुआ। एक गुनानी तपास અમારા ડિવાઇસ્પેક્શન અધિકારી દ્વારા કરવામાં આવેલ છે। એમાં 50 થી વધારે કર્મચારી જોડવામાં આવેલા છે। તમામ ઇન્વેસ્ટિગેશન તમામ પાસાઓને ધ્યાને રાખી આ ઇન્વેસ્ટિગેશન અત્યારે ચાલુ છે। पुलिस तेजी से जांच आगे बढ़ा रही है। इस काम में अब फॉरेंसिक एक्सपर्ट और स्ट्रक्चर इंजीनियरों की मदद लेगी। આખા કેસને નિષ્પક્ષતાથી તટસ્થ ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરવા માટે ફોરેન્સિક સાયન્સ, સ્ટ્રક્ચર એન્જિનિયર એ તમામ પ્રકારના જે એક્સપર્ટ ઓપિનિયન હોય એની પણ પોલીસ દ્વારા મદદ લેવામાં આવેલી છે। मामले की एसआईटी से जांच जारी है, लेकिन इसको लेकर भी सियासत हो रही है। कांग्रेस ने न्यायिक जांच की मांग की है। मोरबी हादसे की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
गोपी, जैसा हम जिक्र कर रहे थे कि छोटी मछलियों पर तो कार्रवाई हो गई, 9 गिरफ्तारियां हो गई, लेकिन बड़ी मछली अभी भी बाहर है। हालांकि अभी जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि घड़ी बनाने वाली कंपनी को आप टेंडर दे देते हैं, आप कैसे दे देते हैं, क्या किसी का फोन आया, क्या इसके पीछे कुछ और है, क्या इस दिशा पर भी अब आगे जांच हो रही है और क्या कोई और बड़ी गिरफ्तारी हो सकती है क्या? देखिए, बिल्कुल इस पूरे मामले में जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, यहाँ तक कि जो 5 सदस्यों की एक कमेटी भी बनाई गई है जिसमें आईएएस ऑफिसर के साथ साथ सीआईडी क्राइम के आईजी और स्ट्रक्चरल इंजीनियर और जो सिविल इंजीनियर है वो भी इसमें शामिल है। ये सारे लोग इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर में क्या गलती थी जिसके वजह से ये हादसा हुआ। लेकिन देखिए सर अर्पिता, सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि स्ट्रक्चर में अगर गलती होती तो 140 साल पुराना ये ब्रिज है, इतने सालों से ये ब्रिज जो है वो चल रहा था, उसको उसका जो रिनोवेशन का काम था वो किया गया। कहीं ना कहीं इंसानी लापरवाही इसे ज्यादा कही जाएगी, क्योंकि इंसानी लापरवाही इस तरीके से कही जाएगी कि जो टिकट चेकर वहां पे बैठा था, इतनी टिकट इश्यू किस लिए की गई। और इससे पहले भी जब इसकी कैपेसिटी की बात आती है तो करीब 100 लोगों की कैपेसिटी वाला ये ब्रिज है। मुझे याद है जब तक पहले होता था कि जब 100 टिकटें खत्म हो जाती थी, जब तक 100 टिकटें जो इन लोगों ने ली है वो लोग ब्रिज से बाहर नहीं निकल जाते थे, उसके बाद ही दूसरे लोगों को ब्रिज के अंदर प्रवेश दिया जाता था। लेकिन एक साथ इतने लोगों को ब्रिज पे प्रवेश किस तरीके से दिया गया, ये भी एक सवाल यहाँ पे खड़ा होता है। 5 ही दिन हुए थे इसके रिनोवेशन हुए। अब सवाल ये है कि जो बड़े लोग हैं, बड़ी जो कंपनी इसका रखरखाव के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई है। देखिए, आप जब टिकट देखते हैं अर्पिता, तो टिकट पे ओरेवा साफ लिखा हुआ है। जब ओरेवा नाम लिखा हुआ है तो पुलिस बिना नाम के एफआईआर कैसे कर सकती है, जब उसकी जो मेंटेनेंस की, उसके रखरखाव की हर जिम्मेदारी इस कंपनी को दी गई है। इस कंपनी के एमडी जो है वो जब ब्रिज की शुरुआत होती है नए साल के दिन, उस दिन वहां पे आके रिबन काटते हैं। बिल्कुल। और देखिए, मार्च 2022 से 2037 तक यानी 15 साल तक के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट उनको दिया गया था, यानी मार्च में ही सारी जिम्मेदारी उन्होंने संभाली और उसके बाद ही ये बड़ा हादसा हो गया। अब आपको जल्दी से बताते हैं कि मोरबी हादसे की 3 वजह क्या है, एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। मरम्मत में लापरवाही हुई है, सिर्फ इसमें पेंट कर दिया गया, या जांचा परखा गया कि क्या कोई कमजोर तार भी है जिसकी वजह से कोई हादसा हो सकता है। क्षमता से ज्यादा भीड़ का होना, जैसे बार बार कहा जा रहा है कि जितनी क्षमता इस ब्रिज में जाने के लिए होनी चाहिए उससे ज्यादा लोगों को इसमें जाने के लिए एंट्री और टिकट दिए गए हैं। वही तीसरी जो चीज हम आपको दिखा रहे थे, इसी के साथ साथ आपको मोरबी पुल हादसे से जुड़ी ये भी खबर बता दें। मौत अभी तक 134 लोगों की हो चुकी है, रेस्क्यू 66 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। अस्पताल में 10 लोग अभी भर्ती हैं और डिस्चार्ज 56 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं। तो मोरबी में कैसे गिर गया ये पुल, झूलते हुए पुल के टूटने की वजह आखिरकार क्या हो सकती है, आपके मन में भी कई सवाल उठ रहे होंगे। तो हमने एक्सपर्ट से बात कर समझने की ये कोशिश की। देखिए, मेरे सहयोगी शुभांकर मिश्रा की आर्किटेक्ट अमनदीप गर्ग से बातचीत पर यह रिपोर्ट। गुजरात में मच्छी नदी के ऊपर यह मोरबी पुल हमने बनाया है ताकि हम आपको यह समझा सकें कि जिस हादसे ने देश को स्तब्ध कर दिया उसके मूल कारण क्या थे। मेरे साथ एक एक्सपर्ट अमनजीत जी मौजूद हैं और हमने ग्राफिक जरिए समझाने की कोशिश की है कि वो पुल कैसा दिखता था, नीचे नदी की धारा कैसी थी। सर, ये पुल तो हमने दर्शकों के लिए बना दिया है, लेकिन उनको जरा समझाइए कि ये हादसे की वजह क्या रही, क्योंकि 134 लोगों के मारे जाने की खबर आई है। इस घटना ने देश को स्तब्ध कर दिया है। तो ऐसे जो पुल होते हैं इनमें हादसे किस वजह से होते हैं, क्या क्या प्रमुख कारण होते हैं, क्योंकि बहुत सारी थ्योरीज लोग अलग अलग तरीके से पेश कर रहे हैं। देखिए, बहुत ही दुखद घटना है और ये एक सिविल इंजीनियरिंग या स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के एस्पेक्ट से अगर हम देखें तो पुल के इस तरह के फेल होने या टूटने के कुछ मुख्य कारण में से एक कारण यह है कि पुल पर लोड अधिक होना, यानी कि पुल की जो क्षमता है उससे अधिक वजन यदि पुल पर रहेगा तो वह कमजोर हो जाता है। और क्योंकि ये केबल स्टे ब्रिज है जी, केबल हमें बहुत ज्यादा समय नहीं देगी बताने के लिए कि पुल कमजोर हो रहा है, टूट रहा है, तो अचानक से हादसे हो जाते हैं। तो ये पूरे पुल पर भीड़ का ज्यादा होना या किसी स्पेसिफिक जगह पर ज्यादा लोग का होना, या दोनों वजह हो सकती है? दोनों वजह है, लेकिन पूरे पुल पर ज्यादा भीड़ का होना एक मुख्य कारण है जी। हर पुल की एक लोड लेने की क्षमता है, अगर क्षमता से ज्यादा वजन होगा तो केबल पर एक्स्ट्रा स्ट्रेस पड़ेगा, स्ट्रेन ज्यादा होगा और उस प्रोसेस में हमारे केबल के फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जो कि
इस हादसे में हमें देखने को मिलता है, जो वीडियो हमें देखने को मिलती है उससे ये समझ में आता है कि केबल में ओवर स्ट्रेसिंग की वजह से ये केबल टूटा और पुल पे जो लोग थे वो बहुत ही अच्छा, एक थ्योरी सर ये भी निकल कर आ रही है कि बहुत सारे लड़के लड़कियां यहां पर थे जो इस पुल के खेल रहे थे या पैर से हिला डुला रहे थे, तो क्या ऐसी गतिविधियां भी हादसे का सबब बन सकती हैं? देखिए, अगर कुछ लोग इस तरह की एक्टिविटी करें तो उसका असर नहीं होगा, लेकिन अगर बहुत ज्यादा लोग उछलने की एक्टिविटी करते हैं या कूदने का काम करते हैं तो उससे एक पर्टिकुलर टाइप की फ्रीक्वेंसी डेवलप होती है और वो फ्रीक्वेंसी हमारे ब्रिज के फंडामेंटल टाइम पीरियड के साथ में अगर थोड़े भी आसपास पहुंच जाती है तो पुल के वाइब्रेशन को बहुत बढ़ा देती है और जब पुल का वाइब्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो अचानक से फेलियर के प्रोबेबिलिटी चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और ये भी एक मुख्य कारण हो सकता है क्योंकि हमने कुछ वीडियो में देखा कि कुछ लोग कुछ तारों को हिला रहे थे या उछल कूद कर रहे थे, तो पहले ही लोड बहुत ज्यादा था कैपेसिटी से और ये जो घटना जो लोगों ने उछल कूद की वो और ज्यादा ट्रिगर कर गया। ठीक है, इसके तार पुराने हैं, मरम्मत क्योंकि हुई थी और कहा जा रहा है कि 2 करोड़ रुपए खर्च किए गए, 6 महीने बंद था, 25 तारीख के बाद खुला और 1 हफ्ते के अंदर टूट गया, तो क्या मरम्मत को लेकर सवाल उठाना लाजमी है? देखिए, मरम्मत या कोई भी जब हम लोड स्ट्रक्चर का देखते हैं तो एक पर्टिकुलर लोड के लिए वो स्ट्रक्चर डिजाइन किया जाता है। अगर मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स देखूं तो समझ में आता है कि लगभग 150 से 200 लोगों तक की भीड़ के लिए शायद यह पुल व्यवस्थित था या डिजाइन किया गया। ये पुल जो सर हम दिखा रहे हैं ये बताया जाता है 1879 में शायद ये बना था और उस जमाने में राजा महाराजा जो थे वो यहाँ से पार कर जाते थे। 3.5 लाख रुपए खर्च हुआ था। आप कुछ बता सकते हैं इस पुल के बारे में जानकारी आप? देखिए सर, इस समय जब भी पुल बनते थे 100-150 साल पुराने पुल, चाहे हम ऋषिकेश का लक्ष्मण झूला जो पुराना वाला था अभी तो वहां पर भी दोबारा से बना दिया गया है, ये सारे के सारे पुल उस समय आम आदमी को एक छोर से दूसरे छोर पहुंचाने के लिए नॉर्मल लोड के लिए बनाए जाते थे। जो भी उस समय का टेक्नोलॉजी थी, देखिए उस समय नदी के बीच में से कोई भी पिलर पोस्ट बनाना पॉसिबल नहीं। सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि 143 साल पुराना अगर पुल है तो क्या आज भी वो उतना ही प्रासंगिक है या उसमें अपडेट की जरूरत है? बिल्कुल अपडेट की जरूरत है। जनरली हम ये मानते हैं कि 100 से 120 साल से ज्यादा इस तरह की स्ट्रक्चर की लाइफ नहीं होती जी। अगर हम 100-120 साल पुराना हो जाने के बाद भी उस पुल को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मेजर रिट्रोफिटिंग खतरे को दावत दे रहे हैं। हाँ, तो ये जिम्मेदारी किस पर होती है कि इन चीजों की जांच पड़ताल की जाए या इसे अपडेट किया जाए? देखिए, प्रशासन इसको देखता है, प्रशासन उसमें किसी स्ट्रक्चरल ऑडिट एजेंसी को देता है कि इसको ऑडिट करके पता लगाया जाए कि स्ट्रक्चर सेफ है कि नहीं है, और अगर वो ऑडिट में सही पाया जाता है तो उसको कुछ समय के लिए अलाउ कर दिया जाता है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स को पीरियडिकली ऑडिट करना जरूरी है। तो देखिए 3.5 लाख में ये पुल बना था, राजा वाघजी के दौर में बनाया गया था, अंग्रेजों के जमाने का ये पुल था और जैसा एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इसे अपडेट की जरूरत है, इसकी लाइफ स्पैन जो है वो कम था और ये समय सीमा पूरा कर चुका था, हादसों को दावत थी। ऐसे में बहुत सारी कमियां हैं, खामियां हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये थी कि ग्राफिक्स जरिए हम आपको समझाएं एक्सपर्ट के द्वारा कि क्या क्या प्रमुख वजह थी हादसों को लेकर, कहां कहां लापरवाहियां हुई, वो कौन कौन से फैक्टर थे जिनकी वजह से यह हादसे हो सकते थे, क्योंकि इस हादसे ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है और ऐसे तमाम पुलों को लेकर एक सवाल मन में पैदा कर दिया कि क्या हमें अब नए सिरे से सोचने की जरूरत है ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो सके। तो कुल मिलाकर अभी तक 9 गिरफ्तारियां हुई हैं, कुछ और गिरफ्तारियां आने वाले दिन में होंगी, लेकिन सवाल यही है कि हम इससे क्या सीख रहे हैं? क्या सिर्फ एसआईटी बना देने से काम चल जाएगा या इसके लिए गंभीरता से सोचना होगा? इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, दिल्ली से ये बड़ी खबर, जहां प्रदूषण का जो स्तर है वो बेहद खतरनाक हो गया है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक सबसे गंभीर हालत नरेला का है, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 571, जी हां 571 दर्ज किया गया है एयर क्वालिटी इंडेक्स। अगले 6 दिन तक दिल्ली की हवा खराब रहने का अनुमान जताया गया है। तो सबसे ज्यादा खराब हालत नरेला में है, प्रदूषण की स्थिति और गंभीर हो रही है। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो आप यहां महसूस कर सकते हैं, ऐसा घना कोहरा जो आपको दिख रहा है वो स्मॉग है। एयर क्वालिटी खराब होने की वजह से कुछ भी विजिबिलिटी आपको कम नजर आ रही होगी, घर से बाहर निकलेंगे सांस लेने में आपको तकलीफ और दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो जहरीली हवा का एक तरीके से कहिए अटैक, दिवाली के बाद, त्योहारों के बाद, पराली जलाने के बाद जो स्थिति आज बन पड़ी है, एयर क्वालिटी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके की एयर क्वालिटी है। राजधानी की कई जगह 400 के पार AQI पहुंच चुका है। राहुल गौतम हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। राहुल, देखिए दिवाली बीत चुकी, पराली का भी काम अलग अलग जगहों पर हो रहा होगा, वजह क्या है? क्योंकि दिवाली के तुरंत बाद हम AQI में इतना बड़ा फेरबदल देखते थे, हालांकि उस समय भी कई जगहों पर 600 तक पहुंचा, लेकिन हवा चलने की वजह से 400 के करीब या 350 के करीब AQI था, लेकिन अचानक से एक बार फिर से 571 AQI, वजह क्या इसके पीछे लग रही है?
देखिए, दिल्ली की अगर ओवरऑल बात की जाए तो जो ओवरऑल AQI इंडेक्स है वो 385 है और कई इलाकों में 500 से ज्यादा है। यानी हवा इतनी जहरीली है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत देर तक बाहर रहता है, इस हवा में सांस लेता है, तो उसको सांस से जुड़ी जो तकलीफें हैं वो शुरू हो सकती हैं। इसके प्रमुख तौर पे 3-4 कारण हैं जिसकी वजह से दिल्ली में जो है स्थिति बनी हुई है कि दिल्ली एक तरीके का गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है। इसमें सबसे पहला जो कारण है वो है अनफेवरेबल वेदर कंडीशन, यानी जो हवा है वो नहीं चल रही है, जो स्मॉग है वो ठहरा हुआ है, जिसकी वजह से जो AQI लेवल है वो बहुत ज्यादा बना हुआ है। इसके अलावा गाड़ियों से जुड़ा हुआ जो प्रदूषण है वो है, कंस्ट्रक्शन जो एक्टिविटीज है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज पर बैन लगा दिया गया है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो डिफेंस के हों, रेलवेज के हों, NHI के हों, इन तमाम प्रोजेक्ट्स को इजाजत दी गई है कि आप कार्य कर सकते हैं। तो ये और इसके अलावा जो पराली जो जलाई जा रही है पड़ोसी राज्यों में, चाहे वो हरियाणा हो, पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो, ये तमाम चीजों की वजह से जो दिल्ली में प्रदूषण है वो इतना ज्यादा है इस वक्त कि दिल्ली के अंदर जो हवा है वो पूरी तरीके से जहरीली हो चुकी है। क्योंकि अगर आप ज्यादा देर तक इस हवा में रहते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि सांस से जुड़ी तकलीफें, कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस, अन्य हेल्थ कॉम्प्लिकेशन ये आपको शुरू हो सकते हैं। एक छोटी सी बात मैं और बताऊं अपने दर्शकों को कि अगले 6 दिनों तक दिल्ली को कोई राहत नहीं मिलने वाली है। दिल्ली का जो AQI लेवल है वो या तो पुअर कैटेगरी में रहेगा या सीवियर कैटेगरी में रहेगा। यानी जो दिल्ली की स्थिति है स्मॉग से और वायु प्रदूषण से दिल्ली वालों को कम से कम अगले 6 दिनों तक राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। दिल्ली सरकार अब एक नया इशू लेकर आई है। जो दिल्ली के जो मंत्री हैं गोपाल राय, उनका कहना है कि जो उत्तर प्रदेश से जो ट्रक आते हैं उसकी वजह से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। यानी अब एक नया राज्य ठीक है, यानी इसकी सियासत देखिए भरपूर हो रही है, लेकिन इसके लिए क्या ऐसा कदम उठाया जाता, क्योंकि करोड़ों रुपए खर्च हुए, लेकिन स्थिति आज भी ऐसी है। 571 AQI। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इस वक्त एक बड़ी खबर पुणे से। पुणे के लूला नगर चौक पर मार्वेल विस्टा बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर आग लगने से अफरा तफरी मच गई है और उसी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर पूर्व क्रिकेटर जहीर खान का रेस्टोरेंट है। तो पुणे के मार्वेल विस्टा बिल्डिंग जो है वहां के टॉप फ्लोर पर आग लगी है, अफरा तफरी का माहौल है। उसी बिल्डिंग के आप बता दें आपको कि ग्राउंड फ्लोर पर पूर्व क्रिकेटर जहीर खान का रेस्टोरेंट भी है और ये आग कैसे लगी इस पर अब आगे जांच होगी, लेकिन फिलहाल जरूरी ये है कि क्या कोई अंदर उस वक्त मौजूद था, उसे निकाला जाए, क्योंकि आग के धुएं से भी दम घुटने लगता है कई बार। और सबसे जरूरी ये भी कि आग पर जल्द ही काबू पाया जाए, नहीं तो आसपास की अगर कोई इमारत है तो उस पर भी ये अपनी चपेट पर यह आग उसे ले सकती है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर पुणे से, जहां पर लुल्ला नगर चौक पर मार्वेल विस्टा बिल्डिंग, इसके टॉप फ्लोर, आपके टॉप फ्लोर की तस्वीर देख रहे हैं जहां पर आग लगी है। मोरबी में सिर्फ पुल की मरम्मत को लेकर ही लापरवाही नहीं बरती गई, बल्कि पुल पर सुरक्षा के सारे नियमों को भी ताक पर रख दिया गया, जिसके चलते रविवार शाम वहां भीड़ बढ़ती गई और एक समय लोगों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई कि पुल टूटकर नदी में समा गया। मोरबी में कहीं मातम है, कहीं दिल को चीर कर रख देने वाला दर्द बिखरा है और कहीं मौत का सन्नाटा पसरा है। आंसुओं में डूबा हर एक शख्स सवाल कर रहा है कि किसकी लापरवाही से उनकी खुशियों पर ग्रहण लगा, किसकी लापरवाही से उनके घर का चिराग बुझा। पुल के मरम्मत के नाम पर लापरवाही वाला खेल हुआ और फिर पुल पर भी नियमों को पूरी तरह से ताक पर रख दिया गया। लोगों की सुरक्षा से भारी खिलवाड़ किया गया, क्योंकि सवाल उठ रहा है कि आखिर बगैर सर्टिफिकेट पुल कैसे खुल गया, बिना इजाजत के कैसे पुल पर लोगों का रेला पहुंच गया। अब हादसे के बाद नगर पालिका के अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं, हादसे की पूरी जिम्मेदारी कंपनी पर ही डाल रहे हैं। कुछ जो बुनियादी चीजें इतने हाथ से कवर करते हमें समझ में आता है। ये हिस्सा देखिए आप जिस तरह टूटा हुआ है, इतना भार, अगर ये इतनी मोटी केबल, आप तार भी गिनने जाएंगे तो लगभग 40-50 तार हैं
अगर उनको एक साथ टूट जाता है तो इतना वजन आया होगा। अगर 300 से 400 लोगों का भार नहीं सह सकता, वो यहाँ कैसे पहुंचे, ये सवाल वाजिब है। लेकिन अगर इसकी क्षमता उतनी थी तो ये टूटा कैसे? सेफ्टी ऑडिट कौन करता है, ये छुपा नहीं है। म्यूनिसिपल अगर ये सिविक बॉडी में आता है तो म्यूनिसिपल जो अथॉरिटी है उसकी जवाबदेही होती है कि वो उसको साइंटिफिकली तय करे, उसको एनओसी दे। लेकिन जैसा पल्ला वो झाड़ रहे हैं कि हमने तो परमिशन दी नहीं थी, उन्होंने खुद से चला दिया था, ये अपने आप में नेग्लिजेंस है कि आपकी परमिशन के बिना इस तरह की परियोजना फिर से शुरू हो जाती है, लोग आने जाने लगते हैं और आपकी किसी की नजर नहीं पड़ती है, भीड़ होती है, पुलिस वहां दिखाई नहीं पड़ती है, बंदोबस्त नहीं होता है, एंट्री एग्जिट रूट है नहीं, दोनों तरफ से लोग आ रहे हैं, दोनों तरफ से लोग निकल रहे हैं। तो जिम्मेदारी किसकी तय होगी ये बाद में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल स्थानीय प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया, कह दिया जी सब कुछ कंपनी की लापरवाही है। सवाल यह भी है कि अगर बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के पुल खोला गया तो प्रशासन ने कार्रवाई क्यों नहीं की? पुल पर लोगों की आवाजाही बंद क्यों नहीं की गई? तो क्या इतनी भीड़ के बावजूद प्रशासन ने अपनी आंखें मूंदे रखी? सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर भीड़ बढ़ने के बाद भी लोगों को पुल पर जाने से रोका क्यों नहीं गया? क्योंकि पुल पर कई जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगे थे जो वहां खराब हो रहे हालात की सीधी सूचना दे रहे थे। सीसीटीवी कैमरे कई जगहों पर थे और वो इसीलिए मददगार जांच में हो सकते हैं कि अगर इतनी तस्वीरें देखी जा रही थी तो उस कंपनी ने कैसे इतने टिकट बेच दिए। बिना टिकट यहाँ कोई आ नहीं सकता, इतनी भारी संख्या में उन्होंने टिकट कैसे बेचे? और अगर टिकट बेचे थे, एंट्री एग्जिट का हिसाब होता है कि नहीं होता है कि जहां से अगर लोग चढ़ रहे हैं, और दूसरा एंट्री एग्जिट तो था ही नहीं, दोनों तरफ गेट है, दोनों तरफ से लोग आ रहे हैं, एक तरफ से आते हैं जाते हैं। आप सोचिए इतने से चौड़े रास्ते में जो लोग हैं उनको आना भी है और जाना भी है। इतना पतला नहरों आप समझ सकते हैं, यही जो इसकी चौड़ाई है, यही ब्रिज की चौड़ाई, इतने में ही आपको आना है जाना है, दोनों तरफ से आप टिकट बेचे जा रहे हैं। सर जो प्रशासन आंख बंद करके सोया हुआ, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं और ये नहीं पता कितने इकट्ठे हुए हैं। भगदड़ की भी स्थिति होती है, जो बेसिक प्रिंसिपल कहता है कि अगर भगदड़ हुई तो लोग जाएंगे कहां पे। इसीलिए हमेशा एंट्री और एग्जिट रूट बनाए जाते हैं जहां पर भीड़ होती है, गांव का मेला ही क्यों ना हो, इतनी तैयारी हमेशा की जाती है कि लोग कम से कम निकल सके। साफ है कि मोरबी में हादसे के लिए जितनी लापरवाही कंपनी की है उतनी ही लापरवाही प्रशासन की भी है। ज्यादा से ज्यादा 100 लोगों की क्षमता वाले पुल के लिए रविवार को 400 टिकट बेचे गए। साथ ही भीड़ को काबू में करने के लिए भी कोई इंतजाम नहीं किया गया। जवाब हम यहाँ आंख बंद करके अंदाजा लगा सकते हैं। घर में छज्जा लगाने के लिए एनओसी चाहिए होती है। इतना बड़ा ब्रिज अगर आप ऑपरेट कर रहे हैं, खोल रहे हैं दोबारा से निर्माण के बाद, बिना फायर डिपार्टमेंट की ऑडिट, बिना सेफ्टी ऑडिट कैसे खुल गया? ये तो प्रशासन सीधे सीधे पल्ला झाड़ रहा है कि एनओसी नहीं ली थी। अगर एनओसी नहीं ली तो आपने खोला कैसे? उसे खुलने क्यों दिया? जब पुल पर लोगों की भीड़ बढ़ी तो भी उन्हें रोकने का कोई कदम नहीं उठाया गया। अनदेखी करके इस जानलेवा लापरवाही को आगे बढ़ाया गया और इसी लापरवाही ने कईयों की जिंदगी छीन ली। जिस पर चलते हैं वो ये हिस्सा होता है, तार जिससे सटा हुआ प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, ये नया लग रहा है। शायद इसको लगाया गया था और ये तारों के सपोर्ट से बना करके, क्योंकि अल्टीमेटली इसी पर हमें पैर रख करके आगे बढ़ना होता है। इसके कई हिस्से टूटने, नुकसान की खबर कई बार आती रही, लोग शिकायत दर्ज करते रहे हैं, तभी पता चलता है कि 2 करोड़ रुपए आखिर कहाँ खर्च हुए होंगे। लेकिन जिसके सहारे ये चल रहा है, ये तार में देख के ये नहीं कह सकता कि ये 6 महीने में ही बनाया गया होगा। नुकसान भारी है। ये इस तरह के स्क्रू ड्राइवर टेढ़े हुए हैं, टूटे पड़े हैं, इससे पता चलता है नुकसान कितना बड़ा हुआ है। हादसे को लेकर लापरवाही साफ साफ सामने आ रही है। जांच के बाद कार्रवाई भी होगी, लेकिन ये लापरवाही उन परिवारों को जिंदगी भर का जख्म दे गया है जिन्होंने इस हादसे में अपनों को खो दिया है। मोरबी में गोपी घांघर के साथ आशुतोष मिश्रा, आज तक। आखिरकार मोरबी हादसे का जिम्मेदार कौन है? क्या अधिकारियों की लापरवाही लोगों की जान की दुश्मन बन गई है? झूलते पुल को रिपेयर किसने किया? किस कंपनी के पास इसका कॉन्ट्रैक्ट था? और ये सारे सवाल अब लोगों के जहन में है, लेकिन आज तक के पास कई जानकारियां हाथ लगी हैं जो कई सवाल खड़े करती है। आज तक को मिली ये कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी है जो मोरबी नगर पालिका और ओरेवा ग्रुप के बीच हुआ। इसके मुताबिक मोरबी के झूले वाले पुल का जिम्मा 15 साल के लिए ओरेवा ग्रुप की मुख्य कंपनी अजंता मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड को मिलता है। मार्च 2022 से 2037 तक अजंता मैन्युफैक्चरिंग को ही इस पुल का जिम्मा नगर पालिका ने दे दिया। कॉन्ट्रैक्ट में तय होता है कि पुल की मेंटेनेंस और टिकट का कलेक्शन का जिम्मा प्राइवेट कंपनी अजंता के पास रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट इस बात का भी हो जाता है कि हर साल टिकट के दाम में 2 रुपए का इजाफा कंपनी करती रहेगी।
दावा है कि कॉन्ट्रैक्ट में मेंटेनेंस के लिए 8 से 12 महीने की बात की गई, लेकिन पुल सिर्फ 5 महीने में तैयार करके शुरू कर दिया गया। सवाल है, क्या टिकट से पैसे जल्दी कमाने के लिए पुल को तय समय से पहले शुरू कर दिया गया? ये है रेवा की वो टिकट। सस्पेंशन ब्रिज पर जाने के लिए आपको टिकट खरीदनी पड़ती है। ये 28 तारीख का टिकट मैं देख पा रहा हूँ, 28 अक्टूबर इस पर यहाँ लिखा हुआ है। 28 अक्टूबर की ये तारीख है कि इस पर जो है, और इसका कीमत जो है वो 17 रुपये है। ये 17 रुपए का टिकट, लेकिन लोगों ने बताया कि लोगों ने 50 रुपए तक भी भरे थे और दिए थे ताकि वो यहाँ पर पहुंच सके। क्या ओरेवा कंपनी के अधिकारियों की तरफ से 26 अक्टूबर को गुजराती नए साल की खुशी में भीड़ के लिए उस पुल को खोल दिया गया, जिसमें संभव है कि पूरी तरह मेंटेनेंस नहीं हो पाई थी? नतीजा, भीड़ के आगे वो पुल झूलते झूलते ढह गया और 130 से ज्यादा लोगों की जान चली गई।